नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी यह भी एक कहानी यह भी ये रचना जो है मध्य प्रदेश वर्ग दो चयन परीक्षा की इकाई 18 में सिलेबस में लगी हुई है। इस रचना की लेखिका है मन्नू भंडारी। यह उनका आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य मतलब आत्मकथा जैसे होती वैसे ही आत्मकथ्य होता है। आत्मकथ्य और आत्मकथा में ज़्यादा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता, थोड़ी ये अंतर होता है इसमें कि आत्मकथ्य जो है इसमें घटनाएं हैं जो क्रमबद्ध नहीं रहती घटनाएं, लेकिन आत्मकथा में सभी जो घटनाएं हैं जीवन की वो क्रमबद्ध रहती हैं। तो इस रचना को पहले पढ़ने से पहले आइए लेखिका मन्नू भंडारी के बारे में पढ़ लेते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में। तो 1931 में भानपुरा गांव में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन के कार्य से अवकाश प्राप्त किया। सन 2021 में उनका देहांत हो गया। तो निधन हो गया 2021 में, मतलब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। जन्म हुआ 1931 में, निधन हुआ 2021 में। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं। अब इनकी जो इस रचना के अलावा जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उनको बारे में पढ़ाते हैं। पहली है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। ये इनके कहानी संग्रह हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। आपका बंटी, महाभोज, ये उनके उपन्यास हैं। दोनों ये बहुत ही प्रचलित उपन्यास हैं, आपका बंटी और महाभोज। आपका बंटी एक बाल मनोवैज्ञानिक स्थिति पर आधारित यह उपन्यास है कि बच्चे की मनोदशा क्या होती है। और महाभोज यह राजनीति से प्रेरित एक उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म, टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखीं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन किया। तो एक कहानी यह भी क्या है, आत्मकथ्य है, ना कि आत्मकथा। उन्होंने स्वयं कहा है कि आत्मकथ्य है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है, क्योंकि वो स्वयं स्त्री हैं। तो स्त्रियों के मन से जो जो उनके अनुभूतियाँ होती हैं, जो उनके यादें मतलब होती हैं, उनको उनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति उनकी हुई है ज़्यादा। एक कहानी अहवी के संदर्भ में सबसे पहले हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू भंडारी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, असिस्टेंट जो प्रोफेसर हैं शीला अग्रवाल, का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। तो इस रचना में उनके जो किशोरावस्था का बचपन का जीवन है उसका, उनके पिताजी और उनके कॉलेज के 3-4 लोगों का विशेष तौर पर व्यक्तित्व उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। 1946-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू भंडारी को भी अछूता नहीं छोड़ा था। जब 46-47 का आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे तो उससे
मन्नू भंडारी भी उनमें शामिल होने के लिए से खुद को अपने को रोक नहीं पाई, तो वो भी उन आंदोलनों में शामिल हुई। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने के तरीके देखते ही बनते हैं। आइए अब रचना को डिटेल से पढ़ते हैं। एक कहानी यह भी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहाँ पे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। तो जो घर की ऊपरी मंजिला 2 मंजिला जो बिल्डिंग थी, उसके जो ऊपरी मंजिल थे जो ऊपरी मंजिल था वहाँ पर पिताजी का साम्राज्य था, और नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। तो अपनी माँ को उन्होंने क्या कहा? बेपढ़ी लिखी और व्यक्तित्वहीन माँ। मोस्ट फैक्ट है यह, मोस्ट फैक्ट को अलग से नोट करते जाना है। बेपढ़ी लिखी और व्यक्तित्वहीन माँ, माँ को कहा है बेपढ़ी लिखी और व्यक्तित्वहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थीं। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, तो उनके पिताजी अजमेर से पहले कहाँ रहते थे? इंदौर में, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था और नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाया करते थे। तो कितने विद्यार्थियों को? 8-8 और 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई तो बाद में ऊंची ऊंची ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे। उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। मतलब उनके अंदर दोनों गुण थे, एक तो कोमल और संवेदनशील थे मतलब, और दूसरी ओर गुस्सा भी बहुत आता था, अहम भी बहुत था। पर यह सब तो मैंने केवल सुना है, देखा तब तो इन गुणों के भग्न अवशेष को ढोते पिता थे। मतलब जो बातें हैं उनके गुणों के बारे में यह लेखिका ने सुनी थी, लेकिन जब देखा, जब वो उनको जो है बड़ी हुई वो, तब उन्होंने देखा तो इन सभी गुणों के सिर्फ उनके पास अवशेष ढोते हुए पिता ही थे। एक बहुत बड़ी आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। तो इंदौर से अजमेर कैसे आए? आर्थिक झटका लगा था, इस कारण से वो इंदौर से अजमेर आए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इस शब्दकोश ने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। मतलब जो उनका हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश था, उससे उनको यश, प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान तो बहुत मिला, लेकिन उससे आर्थिक ज़्यादा स्थिति में सुधार नहीं हुआ। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती, थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंखें मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता के बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि तब तो हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे।
पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि इसलिए गा रही हूँ कि मैं यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। मैं काली हूँ और बचपन में दुबली और मरियल भी थी। तो मोस्ट फैक्ट है कि लेखिका कैसी है, रंग में काली, और बचपन में दुबली पतली भी थी। लेकिन जो लेखिका के पिता हैं, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। तो उनके जो पिताजी हैं उनको कैसा रंग पसंद था, गोरा। लेकिन लेखिका का रंग कैसा है, काला। तो गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला। तो जो उनकी सुशीला बहन है वो उनसे कितने साल बड़ी है, मोस्ट फैक्ट है 2 साल बड़ी। हर बात में तुलना होती थी उससे, मतलब सुशीला से लेखिका की हर बात में तुलना की जाती थी, क्योंकि वो सुंदर, सुशील और गोरी थी, जो कि गोरा रंग लेखिका के पिताजी की कमजोरी थी, मतलब उनको गोरा रंग ही पसंद था। हर बात में तुलना, फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब भी कोई विशेषता लगाकर मेरी लेखकी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को आती हूँ। शायद इसका अचेतन किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा को नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की बहरी गहरी व्यथा को से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। मतलब लेखिका कह रहे हैं कि होश संभालने के बाद से ही, मतलब पिताजी से टकराव होता रहता था। वो कुछ अलग बात कहती थी तो जी कुछ अलग बात, इनके विचार दोनों के लोगों के मिलते नहीं थे। कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में जो लेखिका के पिताजी हैं वो लेखिका के अंदर समाये हुए हैं। तो कैसे कैसे, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसान अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। पिता पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उनमें। तो माता के लिए उन्होंने कहा है, मोस्ट फैक्ट है कि माता जी में धैर्य और सहन शक्ति जो है धरती से भी कुछ अधिक थी। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर, तो बच्चों की जो उचित हो या ना हो, हर फरमाइश जो कि बच्चे करते थे उसको अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थीं वे। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श न बन सका। मतलब जो माता का उनका त्याग है, लेखिका कह रही हैं कि उनका जो त्याग है वो कभी मेरे लिए आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, यह पैतृक गाथा पुराण यहीं पर समाप्त करती हूँ और अपने पर लौटती हूँ। तो यहाँ पर
इतने पैराग्राफ में उन्होंने अपनी माता और पिता परिवार के बारे में चर्चा की है। पांच भाई बहनों में मैं सबसे छोटी थी। अब लेखिका अपने बारे में बताएंगी कि पांच भाई बहन थे उनके, जिनमें सबसे छोटी लेखिका थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में 7 साल की थी। तो जब इनकी बड़ी बहन की शादी हुई तब लेखिका की उम्र 7 वर्ष की थी। उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला। अब मैंने अपने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, जैसे सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। तो कमरे में गुड्डी गुड्डियों के ब्याह भी रचाए। तो कौन कौन से खेल खेले लेखिका ने बचपन में? सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीली और गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी करवाए। पास 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 पड़ोस की सहेलियों के साथ ये सब खेल खेले गए। यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला है, पतंग उड़ाने, कांच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया है। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर है कि उस जमाने में घर की दीवारों घर तक ही समाप्त नहीं होती, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। कुछ घर तो परिवार का ही हिस्सा थे। मतलब उस टाइम पे अच्छा माहौल था, ऐसा कि यदि गांव में किसी भी घर में चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं रहती थी। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न कर दिया है। मतलब जो आधुनिक महानगरों में के फ्लैटों में रह रहे, तो वो लोग जो गांव में पास पड़ोस का कल्चर था उससे अलग हो गए हैं, मतलब उससे दूर हो गए हैं। संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। इस पड़ोस के कल्चर से दूर हो जाने के कारण व्यक्ति संकुचित, असहाय और असुरक्षित हो गए हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजारी और अपनी युवावस्था का आरंभ किया। तो जो लेखिका की शुरुआती कहानियाँ लिखी उन्होंने, तो उनके जितने पात्र थे तो उसी जहाँ पर वो रहती थी मोहल्ले में, उन्हीं मोहल्लों के जो पात्र हुआ करते थे, जो लोग होते थे, उन्हीं के नाम को उन्होंने पात्र बनाया है। एक दो को छोड़कर उसमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है, मतलब सभी लगभग मोहल्ले के ही हैं। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था। तो उस टाइम पर कोई दा साहब रहे होंगे, तो उसी दा साहब के रूप में उन्होंने जो उनका उपन्यास है महाभोज, उसमें इस कैरेक्टर को फिट किया है। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। तो उस टाइम पर परिवार के वहाँ पर उनके परिवार में लड़की के विवाह के लिए योग्यता क्या थी? तो 16 वर्ष की उम्र हो जाए और शिक्षा मैट्रिक तक हो जाए, तो बस विवाह के लिए योग्य हो गई। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की। तो 44 में उन्होंने जो 2 साल बड़ी बहन सुशीला थी, उसने यह योग्यता प्राप्त कर ली। 16 वर्ष की एक तो उम्र हो गई होगी और शिक्षा भी हो गई होगी मैट्रिक तक। तो उसकी शादी करके कलकत्ता चली गई वो। तो सुशीला जो बड़ी बहन थी, उनसे 2 साल उसकी शादी हुई कोलकाता में। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ, जब सभी लोग दूर हो गए। मतलब बड़ी बहन जो 2 साल बड़ी थी वो शादी करके चली गई, और जो 2 बड़े भाई थे
वो भी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, और जो सबसे बड़ी बहन थी उसकी शादी तो पहले ही हो चुकी थी। तो घर में लेखिका फिर अकेली बची। भाई बहनों में 5 भाई बहन थे, जिसमें लेखिका अकेली घर में बची। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। पिताजी रसोई को भटियार खाना कहते थे। तो पिताजी रसोई को क्या कहते थे? भटियार खाना। मोस्ट उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है। तो उनके पिताजी का मानना था कि यदि रसोई में ही रहोगी ज़्यादा तो वहाँ पर तुम्हारी क्षमता और प्रतिभा कम होगी, मतलब तुम भट्टी में झोंक रही हो, उसका कोई मतलब नहीं है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थीं। मतलब जो राजनीतिक पार्टियाँ थीं उस टाइम पर आज़ादी के लिए लड़ रही थीं, तो उनका आना जाना घर में लगा रहता था और जमकर बहस भी हुआ करती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। मतलब उनके पिताजी को बहस करना बहुत अच्छा लगता था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खोल रहा था। मतलब 42 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद पूरा देश खोल रहा था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध मतभेदों की मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियाँ मेरे मन को जरूर आक्रांत करती थी। मतलब मेरे मन को बहुत क्रोध उनको आता था कि मैं जा कर के आंदोलन में भी शामिल हूँ। कक्षा 10वीं तक का आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। तो हिंदी की प्रोफेसर कौन थी? शीला अग्रवाल। मोस्ट बहुत हिंदी की जो उनकी प्राध्यापिका थी वो थी शीला अग्रवाल। उनसे उनका परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था। ककहरा मतलब का खा गा, छोटा बड़ा बड़ी वर्णमाला। वहाँ 1 साल पहले ही कॉलेज बना था। वे इसी साल नियुक्त हुई थीं। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में मेरा प्रवेश करवाया। तो लेखिका का साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया? शीला अग्रवाल। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत चंद्र प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र के छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने मुझे बहुत आकृष्ट किया। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा। जो सुनीता उपन्यास है जो जैनेन्द्र का है, इसको उन्होंने पढ़ा तो उनको बहुत अच्छा लगा। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी, तो अज्ञेय का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। उन्होंने उपन्यास है जो शेखर एक जीवनी अज्ञेय का, उसको पढ़ा लेकिन उनको उतना समझ में नहीं आया। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर दोबारा से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। मतलब जब उन्होंने फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों बाद नदी के द्वीप उपन्यास जब पढ़ा तो उसी के साथ साथ फिर दोबारा से शेखर एक जीवनी को पढ़ा, तो इस बार कुछ उनको समझ में आया। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा। तो इन्होंने जैनेन्द्र का एक और उपन्यास है त्यागपत्र, उसको पढ़ा, और भगवती चरण
बाबू का जो है चित्रलेखा, इसको भी पढ़ा। शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के नीचे बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के वे दिन, स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। मतलब जो आज़ादी का आंदोलन था वो पूरे जोरों शोरों पर था। पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों के बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि यह बवंडर एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और घर में, मतलब एक शहर में मचा हुआ था बवंडर, एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच बैठूं उठूं, जानूं समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब पिताजी को यह अच्छा नहीं लग रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। तो उन्होंने शादी किससे की? राजेंद्र यादव से। जो राजेंद्र यादव जी भी एक साहित्यकार थे जिससे उन्होंने अपनी शादी की थी। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। उनके जीवन की धुरी थी यह सिद्धांत था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करना चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए थे। मतलब जब कॉलेज से लेटर आया प्रिंसिपल का कि आपकी लड़की के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए, इसका जवाब दीजिए, तो जब वो घर से गए तो बहुत गुस्से में गए। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। मतलब पिताजी गुस्से में कॉलेज गए तो वहाँ से आकर के फिर हम मुझको कितना सुनाएंगे, इसी डर से लेखिका जाकर पड़ोस के मित्र के पास एक बैठ गई और माँ से बोल दिया कि जब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, कम हो जाए, तब मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि बे तो बहुत ही खुश हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के सहारे पर चल रहा है। तो कितनी लड़कियों के सहारे पर पूरा कॉलेज चल रहा था? 3 लड़कियों के सहारे पर वह पूरा कॉलेज चल रहा था। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी, बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बैठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां बाहर निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया।
उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी का मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से होकर कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी का यह सब मुझे सुनाते रहे, और मैं आवाक मतलब चुप सुनती रही। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज स्कूल दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, जो मुख्य बाजार का चौराहा था, वहां पर इकट्ठा हुआ, और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। मतलब उनके एक जो मित्र थे, उसने जा कर के मेरे यानी लेखिका मन्नू भंडारी के बारे में बहुत कुछ उनको उल्टी पट्टी पढ़ा दी। अरे, उस मन्नू की तो मती मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप क्या जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारा दिन भभकते रहे, मतलब जलते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग आ आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। मतलब जो उनके मित्र थे, उन्होंने मन्नू भंडारी जी के बारे में उनके पिताजी को बहुत भड़का दिया। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे हुए थे। तो अजमेर में सबसे प्रतिष्ठित कौन था? डॉक्टर अम्बालाल जी। जो एक उनके दकियानूसी मित्र एक और थे, जो जाकर के कान भर करके और मन्नू के खिलाफ भड़का के चले गए। तो दूसरे उन्हीं के मित्र और अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित आदमी डॉक्टर अम्बालाल जी आए। उन्होंने देखते ही मुझे बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ मन्नू आओ। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से भी निकला करो। हैव यू मिस्ड समथिंग? वे धुआंधार मेरी तारीफ करते रहे और बोलते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदल रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। मतलब एक और जो उनके मित्र थे तकियानूसी, उन्होंने मन्नू के खिलाफ भड़काया। दूसरे जो डॉक्टर अम्बालाल जी थे, उन्होंने मन्नू भंडारी की बहुत तारीफ की। तो उस जो गुस्सा उनके पिताजी को आया था, तो अम्बालाल जी की तारीफ सुन करके वह गुस्सा ठंडा हुआ और फिर वो गर्व में बदल गया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। मतलब लेख का कहने को उस टाइम पर मैंने क्या ही भाषण दिया होगा, मेरी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अम्बालाल जी इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े दिल के व्यक्ति थे कि उन्होंने प्रशंसा की मेरी। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। मतलब उस टाइम पर लड़कियां जब घर से नहीं निकलती थी, तो शहर के चौराहे पर जाकर और बिना किसी संकोच के भाषण देना, यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। शायद इसीलिए उन्होंने तारीफ की हो मेरी। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे वे। एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों के रास्ता ही टकराहट का है? या तो छवि बना लो या फिर विशिष्ट बन जाओ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे। पारिवारिक छवि बनाओगे तो विशिष्ट नहीं बन पाओगे। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल
को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना ही मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई थी। शताब्दी की पहली बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। मतलब जो क्लास खुलवाने का जो जीत का खुशी थी, वह जो सबसे बड़ी खुशी थी जिसका बरसों से इंतज़ार था, 15 अगस्त 1947 आज़ादी की खुशी। तो इस खुशी के सामने वह खुशी फीकी पड़ गई, छोटी पड़ गई, और यहीं पर यह रचना समाप्त हो जाती है। तो यह मन्नू भंडारी जो कि हिंदी की प्रमुख लेखिका हैं, उनका आत्मकथ्य है, मतलब आत्मकथा ही, लेकिन उन्होंने इसको आत्मकथ्य कहा है। तो बहुत ही प्रसिद्ध लेखिकाएँ हैं मन्नू भंडारी जी। इनके महाभोज और आपका बंटी 2 उपन्यास भी बहुत ही प्रचलित हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नई रचना के साथ। धन्यवाद।